द वैदिक एज। अभी तक के हमने पढ़ा था नियोलिथिक एज, उसके बाद में अर्लियर मैन को पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं द वैदिक एज। द वैदिक एज से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने नियोलिथिक एज पढ़ा था या नियोलिथिक मैन के बारे में पढ़ा था, तो भाई नियोलिथिक मैन की देन हमारे पास बहुत सारी चीजें आई, बिकॉज ही इन्वेंट फायर, राइट, जिसकी वजह से हमें फायर मिली। उसने फूड गैदरिंग की, और उसके बाद में जैसे ही अर्लियर लाइफ आती है, मतलब वहां से स्टार्ट होती है एक सेटल लाइफ की। मतलब हम जो सेटल लाइफ देखते हैं वो देन है अर्लियर मैन की, और जब हम सेटल लाइफ में आ गए तो डेफिनेटली अब हम और आगे बढ़ेंगे। क्या इश्यू हो रहा है भाई ये? तो हमें पता है कि अर्लियर मैन ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, राइट। तो अर्लियर मैन ने भी हमें एक सेटल लाइफ दी, और उस सेटल लाइफ के बाद में जब हम और आगे बढ़े तो अब हमारे पास में आता है द वैदिक एज। अब वैदिक एज क्या है, वैदिक एज स्टार्ट कब से होता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रो बता दूं। सॉरी, हाँ, थोड़ा पेन टाइप व्यूज वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। तो जब हमने अर्लियर मैन को पढ़ा था, ठीक है, अर्लियर मैन में हमने क्या देखा था, ये अर्लियर है, ठीक है, आप इतना समझ जाएंगे। इन्होंने हमें एक सेटल लाइफ दी, राइट। जो एक सेटल लाइफ आपने जब देखा होगा, मोहनजोदाड़ो देखा हमने, चहुदड़ो, कालीबंग, इतनी सारी हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, तो वहां से हमने एक सेटल लाइफ की स्टार्टिंग कर चुके थे। उसके बाद में हमारे पास में फूड गैदर जो है, वो फूड गैदर से वो फूड प्रोड्यूसर भी बन चुके थे, वो तो हमने नियोलिथिक में ही पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द वैदिक एज। तो वैदिक एज हम पढ़ेंगे 1500 बीसी से हम 600 बीसी के बीच में जो है वैदिक एज पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सब यहीं कहीं होने वाला है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज के की एस्पेक्ट्स या कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिन एंड एडवेंट ऑफ द आर्यंस पढ़ने वाले हैं। अब आर्यंस कौन थे ये भी हम देखते हैं आगे। देन आर्यंस की सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, देन वेदास, आर्यंस केस स्टडी, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द वैदिक एज। हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। तो आज हम एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है द वैदिक एज। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, नियोलिथिक एज के बाद में हमने अर्लियर मैन पढ़ा है, और अब हम पढ़ने वाले हैं द वैदिक एज। तो अब यहाँ पे किस मैन के बारे में पढ़ेंगे? एज यू कैन सी, जो हम वॉलपेपर पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं। आप ऐसे ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, या पूजा पाठ वाले लोग भी कह सकते हैं। दैट मीन कि ये वाली जो वैदिक एज होने वाली है, ये हमारी पूरी सराउंडिंग किसके होंगी? पूजा पाठ, वेद, उपनिषद, इन्हीं सब के। मतलब इस एज में हम बहुत ज्यादा भक्ति करने वाले हैं। मतलब पहले के जो इंसान थे उन्होंने आग का इन्वेंशन कर लिया, सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, देन उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि भगवान भी होते हैं। मतलब पहले भी इंसान पूजा करता था, लेकिन पहले इंसान किन चीजों की पूजा करता था? वो उन सब चीजों की पूजा करता था जो उसके सराउंडिंग थे। दैट मीन कि उसके सराउंडिंग पेड़ पौधे थे, सन, मून, प्लांट्स, तो इन सब की पूजा करता था। लेकिन अब इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही एग्रीकल्चर में उसने प्रोग्रेस की, तो उसी के साथ साथ उसने यज्ञ, अनुष्ठान, इन सारी चीजों में भी वो जो है वो डेवलप होने लगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वैदिक एज। और इसे वैदिक एज क्यों कहा गया है, ये डाउट भी मैं आपका आगे पूरा करती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि वैदिक एज में हम किन इंसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, या किस मैन या पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आर्यंस के बारे में। अब आर्यंस जो है वो इंडिया के तो थे नहीं, ये आते हैं अबाउट ऑलमोस्ट ड्यूरिंग 1500 बीसी। यहाँ पे जब ये इंडिया आते हैं विद द अराइवल ऑफ आर्यन ड्यूरिंग 1500 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, जैसे ही ये इंडिया में आते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि हमारी जो सेटल लाइफ है वो और ज्यादा डेवलप होती है। फिर हमें इस पूरे ही इरा में, मतलब ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है कि ये जो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के, सॉरी ये मेरा 6 जा रहा
रहा है। तो इस दौरान हमको जितनी भी चीजें पढ़नी है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम आर्यंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस बीच में इन्होंने जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया, बहुत ज्यादा उसमें इनोवेशंस हुए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। फिर उसके साथ में इन्होंने अपनी इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी लाइफ भी जो है वो एडवांस होते गई, और इसके बारे में हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर के साथ में कैसे, तो आपको चीजें पता होंगी कि जब हम किसी चीज से खुश होते हैं या हम हमारे सराउंडिंग देखते हैं हमारी फैमिलीज में कि बहुत अच्छा कुछ होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, कोई ना कोई पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं। तो सिमिलरली उस एज में भी ऐसा होता था कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, तो उस वक्त अब भगवान को मनाना है क्योंकि बारिश होनी है, आर्यंस आ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि इंद्रदेव जो है वो बारिश करवा रहे हैं। तो हमने इंद्रदेव की पूजा की, क्योंकि हमें पता था कि हमारी फसल तब अच्छी होंगी, हमारे क्रॉप ज्यादा अच्छे डेवलप होंगे, ये प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा अगर इंद्रदेव खुश है और वो बारिश करवा रहे हैं। तो चलो हम इसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास में जो वैदिक एज है, हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वैदिक एज को हम 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी थोड़ी फैसिलिटी है। इंसान शुरू से ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करता है, तो सिमिलरली हमने भी हमारे कंफर्टेबल के लिए हमने वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए सारे जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में जरूर लेके आऊंगी कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम एकदम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम जो वैदिक एज पढ़ेंगे, तो हमने क्या पढ़ा कि वैदिक एज हमारी शुरू होती है 1500, राइट, से हम 600 के बीच में जब बात करते हैं, बीसी के बीच में, तो इट इज वैदिक एज। ठीक है, थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली नोट कर रही हूँ। तो ये हमारी वैदिक एज है, मतलब 1500 से 600 के बीच में वैदिक एज है। तो हमने इसे अपनी सहूलियत के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक है हमारा 1500 से 1000 बीसी, और सेकेंड है हमारा 1000 से 600 बीसी। अब आपको इसे याद करना है, समझना है, तो वेरी सिंपल कि आपको इतना याद रखना है कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक के जो है हमारे पास में वैदिक एज है। अब आप कहेंगे कि मैम पीछे हो कैसे हो रहे हैं, हम तो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है भैया कि आपको एसी, एडी और बीसी के बीच में डिफरेंस समझना होगा, जो कि आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कि बीसी क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, और एडी जो होता है वो आफ्टर द बर्थ होता है, राइट। तो हम पहले पढ़ रहे हैं बिफोर द बर्थ, तो वो शुरू से आखिरी में 0 तक के आएगा, फिर 0 से हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अब हम आगे पढ़ रहे हैं आफ्टर 2021 to 22, राइट। सिमिलरली अब हम जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्लियर वैदिक पीरियड, राइट। अर्लियर वैदिक, क्योंकि वैदिक पीरियड में जो पहले आया तो वो अर्लियर हो गया, और जो बात का है मींस 1000 से 600 बीसी के बीच की जो बात है वो किस में आती है, वो लेटर वैदिक पीरियड में आता है, राइट। तो जो अर्लियर वैदिक पीरियड है इसे हम ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। क्लियर, इसे हमने ऋग्वैदिक पीरियड कहा है। अब सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज दिस पीरियड कॉल्ड द वैदिक एज, कि हमने इस पीरियड को वैदिक एज क्यों कहा है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है हम 4 वेदों के ऊपर बात करते हैं, राइट। हम उसके बाद में उपनिषदों के बारे में बात करते हैं। आए दिन हम किसी भी पंडित, ब्राह्मण, इन लोगों से सुनते रहते हैं कि भैया हमारे इस वेद में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो हमारे पास में वैदिक एज जो है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें वेदों से मिली है। वो वेद 4 कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद है, तो इनसे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, वो वैदिक पीरियड में मिली थी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वैदिक पीरियड, ठीक है। तो our main source of information about this period come from the 4 Vedas. They are the Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. ठीक है, ये जो 4 वेद हैं इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आर्यंस कौन थे, कैसे आए, उनका जो रिलीजन था वो क्या था, उनकी सोसाइटी किस तरीके से डेवलप थी, उनका कल्चर क्या था, उनका पॉलिटिकल, जो भी इकोनॉमिकल, जितनी भी फॉर्मेशंस है, एवरीथिंग अबाउट आर्यंस और द टाइम पीरियड, राइट, वो सारा हमें इन वेदों से मिलता है। तो इसलिए हमने इसे कह दिया वैदिक पीरियड। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आती हूँ कि जैसे कि अभी हमने फर्स्टली पढ़ा हुआ था क्या, कि द पीरियड ऑफ
1500 to 1000 is termed as earlier Vedic period और ऋग वैदिक पीरियड। तो हमने जो पहला 1500 to 1000 था उसे हमने ऋग्वैदिक क्यों कहा है? तो वो इसलिए कहा है क्योंकि उस टाइम की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो थी वो हमें ऋग्वेद से मिली है। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी है उस टाइम में। मतलब 1500 से अगर मैं बात करूं, it's look like 300 but it's 5, right? Okay, 2 1000 के बीच में जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन गेन हुई है तो वो कहाँ से मिलती है हमें? वो हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए हमने उसे ऋग्वैदिक पीरियड कह दिया है। उसके बाद में हमारा लेटर वैदिक पीरियड आता है। तो ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा होगा? 1500 BC टू 1000 BC के बीच में। अब ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, अर्लीस्ट वेद, सबसे पहला जो वेद है, सबसे पुराना कहेंगे, पहला है तो डेफिनेटली वो पुराना होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हजारों प्रेजेस है भगवान की, हिम्स है, मतलब जो भी भजन स्तोत्र शुक्तियां होती है बहुत सारे हैं। और ये सारे जो है ये किसी न किसी संत के द्वारा लिखे गए हैं, मतलब उस टाइम के। ठीक है, द वेदास वर रिटन in the old Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school। जो हम संस्कृत अब स्कूल में पढ़ते हैं, राइट, हम लोग 6 to 10th तक के जो संस्कृत पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एकदम एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो कि हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारी सहूलियत के लिए इजी कर दिया। जैसे मैंने बताया कि इंसान जो है वो थोड़ा सेल्फिश टाइप का है और वो अपने कंफर्टेबल जोन के लिए एकदम टफ टास्क को थोड़ा इजी कर लेता है। तो सिमिलरली जो उस टाइम की संस्कृत थी वो बहुत ज्यादा टफ थी, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो कि इसमें बहुत ज्यादा PhD कर चुके हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, राइट। तो इस टाइप की जो संस्कृत है वो उस टाइम में ऋग्वेद में लिखी थी, इवन और भी जो बाकी वेद है तो उसमें, और जो अब हम संस्कृत पढ़ते हैं वो हमारा थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म है, राइट। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, जिसमें बहुत सारे 1000 ऑफ हिम्स जो है, प्रेजेस है गॉड की, वो सारी इंक्लूडेड है। और ये जो है वो लैंग्वेज जरूर पूछी जाती है, तो हम ऋग्वेद की लैंग्वेज क्या बताएंगे? वैदिक संस्कृत, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल, राइट। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम जो अर्लियर वैदिक पीरियड है उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्लियर वैदिक पीरियड मींस 1500 BC टू 1000 BC। ठीक है, द एडवेंट ऑफ आर्यंस। अब इस टाइम के जो आर्यंस है उसके बारे में पूरी चीजें हमें पढ़नी है इन डिटेल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। एज यू नो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अर्लियर वैदिक पीरियड में, सॉरी, जो आर्यंस है, राइट, आर्यंस हमारे यहाँ के नहीं थे, तो आर्यंस कहीं के तो थे भाई। ठीक है, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि भाई आर्यंस कहाँ के थे और वो कहाँ से आके यहाँ पर बसे। तो जो सेंट्रल एशिया, राइट, ये पूरा एशिया वाला पार्ट है हमारे पास में, थोड़ा ब्लर हो रहा है बट आप अपने पास में मैप रखेंगे। वन मोर थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि मेरे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं आप अपने सामने एक एटलस जरूर रखेंगे या मैप जरूर रखेंगे, क्योंकि जब हम मैप रख के पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर होती है। ठीक है, कैसे मैं बता दूं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया कहाँ था, फिर वो कहाँ से आके कहाँ रुके। जैसे मैं भी आपको बताऊंगी कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आकर के पंजाब वाले रीजन में रुके थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पंजाब ढूंढने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी चीज, फिर उसके बाद में जैसे कि हमने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पढ़ा था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है वो इस एरिया में था, कहाँ चहुदड़ो था, कहाँ कालीबंग था, उसकी करंट सिचुएशन कहाँ पर है, मतलब अब जो करंट अपडेटेड हमारे पास इंडिया है या जो पाकिस्तान में रीजन चले गए हैं तो वो कहाँ है। तो हमें हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। और ये मैप जैसे ही आप साथ में रखेंगे आप उसमें लिखिए, पेंसिल से बिल्कुल सड़ाइए। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मेरा मैप जो है वो बहुत गंदा हो जाता है। तो जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड में। जब आप जैसे ही बात करेंगे आर्यंस की तो अपने आप सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे, वहां से आप अपने आप पंजाब में
शिफ्ट कर जाएंगे, राइट। अगर आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने आप आपके पास में वो जो लोकेशन है ना वो ट्रैक कर जाएंगे कि भाई ये कहाँ पर प्लेस सिचुएटेड है, करेक्ट। इसी तरीके से सारे जितने भी प्लेसेस हम पढ़ने वाले हैं तो वो मतलब आपके दिमाग में आते जाएंगे और वो सिमिलरली आपको हेल्प करेगा जब हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो जियोग्राफी में भी जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको रिकॉल होते जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैप जो है वो हिस्ट्री में काम नहीं आते हैं, इक्वली मैप जो है वो हिस्ट्री में भी वर्क करते हैं और हिस्ट्री में काम आए इसीलिए हमने पॉलिटिकल मैप जो है वो बनाया है। चलो बैक टू टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं जो आर्यंस हैं, आर्यन आते हैं जनरली जो है सेंट्रल एशिया से और वो जो है आर्यंस जो है अब वो आए हैं मतलब किसी ना किसी पर्पस से तो आएंगे ही। तो जो आर्यंस है वो क्या है, एक पशुपालक है, राइट। आप बोल सकते हो कैटल रेयरर्स है, मतलब ये जो है जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब उनकी जो उनका चारा वगैरह है तो उसके लिए ये हमेशा मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, जैसे कि हमने नियोलिथिक मैन में पढ़ा था। तो सिमिलरली आर्यंस भी ऐसे करते हैं। लेकिन इनका क्या हुआ कि जब ये लोग यहाँ से यहाँ आए, राइट, जब यहाँ से आए तो यहीं बस गए, ठीक है, ये गए नहीं। और जब ये इधर आते हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जो कि अब हमें यहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले एक ग्रुप आता है पीपल्स का जो इंडिया में एंटर होते हैं ऑलमोस्ट 1500 बीसी में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 1500 बीसी के अराउंड जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं और जब वो इंडिया में एंटर करते हैं तो वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और तब से हमें यहाँ से इनके बारे में चीजें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वो पंजाब वाला जो रीजन है वहां पे रह जाते हैं, ये ग्रुप में आते हैं। और द आर्यन हु केम to India and settled down came to be known as the Indo-Aryans, right। जो आर्यंस जो है जो इंडिया आते हैं इस टाइम पीरियड में तो हम उसे इंडो आर्यंस बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ से आपके दो डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि आर्यंस की एंट्री कब होती है। तो आर्यंस की एंट्री हमें पता है 1500 बीसी में स्टार्ट हो जाती है और टाइम भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है जब आप मैप में डालेंगे, ठीक है। बहुत सारे मैप्स की ब्लैंक मैप्स की फोटोकॉपीज करा के अपने सिलेबस में रखिए क्योंकि आधा जो है जो फ्लो चार्ट होता है वो हमारा काम डन कर लेता है। जब आप ये स्टोरी अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये जो जितने नोट्स रखे हुए हैं ना आपको ये लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके माइंड में मेंटली क्लियर चीजें हैं। जब आप इसे समझ लेंगे तो नो नीड टू सी एनी टाइप ऑफ नोट्स और मे, ठीक है। हम कॉपी चेक कराने के लिए नोट्स तो बनाएंगे और फिर हमारे एक सर है वो कहा करते थे कि नोट्स बनाने से बेटर है नोट्स बनाना सीखे, राइट। तो आप मैप वर्क करेंगे तो मैप वर्क करने से क्या होगा कि आपके नोट्स बनाने की आधी हेल्प वो डन हो जाएंगी, क्लियर। तो इंडो आर्यंस किसे कहा, जब 1500 बीसी में जो आर्यंस एंटर करते हैं इंडिया में सेंट्रल एशिया से पंजाब में तो हमने उसे इंडो आर्यंस कहा है। तो भाई अब ये तो बस गए हैं यहाँ पे, अब हमें इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना होगा कि जो लाइफ ऑफ द पीपल्स है उसके बारे में कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, ये कैसे थे। तो भाई इनकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट थी उस टाइम में क्योंकि सबसे बड़ी खासियत जो है इनकी वो ये थी कि यहाँ पे नारी का इक्वली सम्मान होता था, मतलब इसमें मेल और फीमेल में कोई भी भेदभाव नहीं था, जो भी था इक्वली एक दूसरे के लिए क्लियर था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ स्टाइल से, जैसे कि हमने देखा था कि एक ग्रुप में आए थे और यहाँ बस गए। अब ये जो आर्यंस है वो एक विलेज के रूप में रहते हैं। विलेज मतलब क्या, जो पूरा गांव रहता है ना उस केस में, ठीक है। अब इस गांव को इन्होंने क्या कहा, ग्राम, जो कि हम कहते हैं नॉर्मली आप देखते हो ग्राम पंचायत ब्ला ब्ला बहुत सारी होती है। तो उस टाइम के जो गांव होते थे इन्हें ये लोग क्या कहते थे, ग्राम, ठीक है। द विलेज वाज कॉल्ड ग्राम। हाँ, अब उसे ग्राम कहते थे और इनकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति है, वो अपने ग्राम के प्रति है। क्योंकि हम लोग जैसे कि हमें होता है ना कि हमें किसी से मतलब नहीं होता है, जब हम वोटिंग या इलेक्शंस आते हैं तब हम थोड़े जागरूक होते हैं। बट यहाँ पे जितने भी आर्यंस हैं तो सबसे पहले इनकी प्राइमरी जो लॉयल्टी है वो उनके ग्राम के प्रति है, रिस्पेक्टिव क्लेम्स, राइट। अब ये लोग जो है फैमिलीज में रहा करते थे, ठीक है। जैसे कि अभी हम रहते हैं कि हमारी फैमिली में हमारे मम्मी पापा है, जो भी है,
तो इस टाइप की फैमिलीज को ये लोग कुल कहा करते थे, राइट। तो इनकी जो एक्सटेंड जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, मतलब जैसे अभी है, ठीक है, अभी तो हम लोग सेपरेट रहते हैं, लाइक इसमें हमारे मम्मी पापा हम बस इतने होते हैं, बट पहले क्या, जो हमारे दादाजी की जितनी फैमिली है वो सारी फैमिली जो है इसमें रहती थी। हमेशा से ही जो है पितृ प्रधान जो हमारा देश है वो रहा है, और इस टाइम से यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो जो यहाँ का सीनियर जो फैमिली हेड होगा वो कौन होगा, जो मोस्ट सीनियर मेल मेंबर है वो, और उसे कहते हैं गृहपति। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि विलेजेस को क्या कहते थे आर्यंस के टाइम में, तो वो ग्राम होते थे। उनका लाइफ स्टाइल क्या था, तो दे लिव्ड इन एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज और कुल comprising of uncle, aunt, nephews and cousins. The head of the family was the most senior male member called grahapati. जो गृहपति है वो मोस्ट सीनियर मेंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट या जो मुझे इस पीरियड की जो लगती है वो ये है वैदिक एज की, कि यहाँ पर स्त्रियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता था, ठीक है। अगर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो वहां पर फीमेल्स भी ज्वाइन करती थी और बिना उनके वो काम नहीं होता था। और ऋग्वेद, जैसे कि हम बात करते हैं कि ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद ही ये बात बताता है कि यहाँ पर जो मेल्स होती है, सॉरी जो फीमेल्स होते हैं, मतलब मेल के साथ में ही वो भी हर एक यज्ञ अनुष्ठान, जो भी पूजा पाठ होता था, जो भी रिलीजियस वर्क होंगे, तो उसके साथ में इक्वली वो पार्टिसिपेट करेंगी। वो पढ़ी लिखी भी होती थी, मतलब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन भी मिला है। बहुत सारी अपाला टाइप से बहुत सारी फीमेल्स है जो कि ग्रेट, ठीक है, ग्रेट वुमेन्स बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग हमेशा ग्रेट मैन लीडर के बारे में बात करते हैं, तो वो ग्रेट लीडर जो है वो फीमेल्स में भी इस टाइम में मौजूद है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होंगी कि जो वैदिक पीरियड है, राइट, जो वैदिक एज होता है, तो यहाँ तक कि फीमेल्स की जो कंडीशन है वो बहुत बेस्ट थी, ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि उस टाइम में बहुत सारे ऐसे कांड हुआ करते थे फीमेल्स के साथ में, लाइक सती प्रथा। सती प्रथा में जब अगर किसी फीमेल का हस्बैंड जो है, लेडी का हस्बैंड, वो उसकी डेथ हो गई है, तो उसके अंतिम संस्कार, उसके फ्यूनरल के साथ में उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, राइट। तो इस टाइप का ना वैदिक एज में कोई भी क्लू नहीं है, ठीक है, मतलब ना ही कोई बाल विवाह है कि लड़कियों का बहुत जल्दी शादी कर दिया है। तो इस टाइम तक के इक्वली रिस्पेक्ट मिलती थी फीमेल्स को, और वो उसी लाइफ स्टाइल में जीती थी जिस तरीके से मेल है। हाँ, ये बात अलग है कि जो हेड है फैमिली का वो मेल ही है, बट उसको उतनी ही रिस्पेक्ट है कि इक्वली वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, घर चला रही है, वो भी काम कर रही है। जितने भी रिलीजियस वर्क हो रहे हैं वहां पर फीमेल का उतना ही योगदान है। वो इक्वली एजुकेटेड है, उसे भी शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। क्लियर। जब वैदिक पीरियड खत्म होता है, फिर उसके बाद में जो टर्न आता है, तो वहां से वुमेन्स की जो कंडीशन है वो खराब होते जाती है। और ये भी क्यों खराब होती है, इसके रीजंस भी हम साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी फिलहाल इस पीरियड में देख लेते हैं। वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड नो रिलीजियस सेरेमनी वाज कंप्लीट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन ऑफ द फैमिली। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है तो मुझे थोड़ा आवाज का इश्यू हो सकता है, क्लियर। तो कोई भी सेरेमनी हो रही है तो वो बिना पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के नहीं होने वाला है। दे कुड ऑफर रिलीजियस ऑफरिंग एंड सेक्रीफाइस अलोंग विद देयर हस्बैंड। इक्वली वो हस्बैंड के साथ में सेक्रीफाइसेस कर रही है, हर एक काम कर रही है। ऋग्वेद भी बताता है, इंडिकेट करता है कि उस वक्त वुमेन्स को गुड एजुकेशन मिला है, वो एजुकेटेड होती थी, ठीक है। और ऋग्वेद में किसी भी जो बाल विवाह है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला है। इवन जो विडो रीमैरिज है वो भी नहीं, मतलब अगर कोई विडो है तो वो डबल शादी कर रही है, इस टाइप का भी कोई, मतलब सॉरी जो विडो रीमैरिज है वो उस टाइम हुआ करती थी, वो मेंशन्ड है। जो आज के दौर में हम लोगों ने देखा है ना कि अगर कोई विधवा या विडो अगर रीमैरिज कर लेती है तो उसे सोसाइटी से एक बहुत बड़ा फेस करना होता है, मतलब सोसाइटी उसे टॉन्टिंग कर करके नहीं छोड़ती है, राइट। लेकिन उस टाइम ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, और हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो बहुत पहले था, राइट। मतलब जो एकदम शुरुआत थी ना, जहां से हमारे कस्टम्स निर्धारित किए गए, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज वो शुरू किए गए। तो भाई उस टाइम में भी विडो रीमैरिज थी, और उस टाइम में चाइल्ड मैरिज है वो बैन थी।
तो हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जो भी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो कस्टम आ रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। उस टाइम में चाइल्ड मैरिज बैन थी, आज भी है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। विडो रीमैरिज को परमिशन दी गई थी कि भाई एक विडो को भी हक है अगेन अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का। लेकिन इस वैदिक पीरियड के आगे चल के, थोड़े आगे चल के, यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रथा ऐड कर दी गई जो थी सती प्रथा, राइट, जिसमें क्या होता था कि हस्बैंड के साथ में ही जो वाइफ है वो भी निकल जाती थी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल असेंबलीज होती थी, तो वहां पे भी जितनी भी पॉलिटिकल असेंबलीज है, सभा समिति, तो हर जगह फीमेल भी पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। आज तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम में सोशल हो या पॉलिटिकल हो, हर जगह वुमेन का इक्वली पार्टिसिपेशन होता था। तो वो मतलब पॉलिटिकल असेंबली को भी अटेंड करती थी, और वो जो सोसाइटी है उसमें भी उसका एक हाई स्टेटस था। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम आर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने जो चीज पढ़ी है कि वो ग्राम में रहा करते थे, राइट। तो इसके लिए एक हेड की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। नीड तो है कि एक हेड भी चाहिए इस पूरे ग्राम को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। जी हाँ, तो इस टाइम में भी एक हेड होता था, जिस तरीके से अभी हमारे पास में प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो सिमिलरली तब, ठीक है, उस वक्त प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त एक किंग हुआ करता था, जो कि पूरे ही ग्राम को रन करता था। जितने भी इनके कैटल्स है, उनके लिए जो भी वॉर्स हो रहे हैं, तो इन सब से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब जो बाहर से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, या उस ग्राम को चलाना है, तो उसके लिए जितने भी काम होंगे, तो वो कौन करेगा, वो किंग करता था। अब किंग कौन होगा, तो जितने भी गांव के लोग हैं, ठीक है, वो इसे चूज करते थे, और वही किंग जो है इन्हें रन करता था, ठीक है। इसके पहले हाँ एक चीज हो गई कि आर्यन जो है वो दो में डिवाइडेड थे, ट्राइब्स और जन, ठीक है। जो ट्राइब्स में डिवाइडेड होते थे, और हर एक ट्राइब को कौन लीड करता था, उसे एक किंग लीड करता था, और उस किंग को हमने क्या नाम दिया है, उसे हमने कहा है राजन, राइट। दिस वाज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। देखो अब ये बताया मैंने आपको कि ये जो है इसके पास में कोई मतलब पुश्तैनी बोल सकते हैं, वो कोई पोजीशन नहीं है कि भाई मैं राजा हूं क्योंकि मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा राजा थे, ठीक है, मतलब उनका बेटा फिर राजा बना है, फिर उनका बेटा राजा बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, तब भी डेमोक्रेटिक ही था, ठीक है। अभी जो हमारे डेमोक्रेसी चल रही है, तो उस टाइम में भी डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया गया था। तो जो राजन था, तो राजा को कौन सिलेक्ट करते थे मेंबर ऑफ हिज ट्राइब। जिस भी ट्राइब के जो भी मेंबर्स हैं, वो उसे सिलेक्ट करते थे। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी आर्यंस थे वो दो में डिवाइडेड थे, ट्राइब्स में, जिसका एक हेड होता था, और वो हेड कौन कहलाता है, राजन, राइट। और राजन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हिसाब से वो होता है, मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से कि उसमें जो जितनी जनता है, ठीक है, तो जनता ही उसे चूज करती है कि उसका राजा कैसा होगा, ठीक है। द राजन वॉज सिलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज ट्राइब्स। देन आपको पता है कि किंग के क्या काम होंगे, राइट। किंग कह ले या राजा कह ले, तो उसे अपनी पूरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। तो किंग वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, राइट। ही प्रोटेक्टेड हिज कैटल, फाउट वॉर, ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स। तो जितनी भी प्रेयर्स होती थी, राइट, मतलब भगवान के जितने भी काम हैं, जितनी भी रिलीजियस बिलीव्स है, तो जो भी प्रोसेस होती थी, तो उस प्रोसेस को कौन फॉलो करेगा, वो कराएगा किंग, या जो राजन है वो कराएगा किसके बिहाफ पे, कि वो पूरी जितनी ट्राइब है उसके बिहाफ पे करा रहा है। मतलब आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए जो भी काम है वो मैं कर रहा हूँ। सिमिलरली जिस तरह से हमारे फादर जो होते हैं, ये फैमिली के जो हेड होते हैं, वो अर्निंग करके लाते हैं फॉर ऑल फैमिलीज। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो राजन है वो जितनी प्रेयर्स वगैरह है, तो किसके बिहाफ पे करते हैं, वो जो पूरी ट्राइब है उनके हिसाब से। अब इसके साथ में एक सेनापति भी है, और सेनापति का काम क्या है भाई, तो सेनापति क्या करेगा, हमने जैसे पढ़ा है, सेनापति जो होते हैं वो जो युद्ध होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, राइट, मतलब वो उसका काम करते हैं। तो सेनापति वॉज इंचार्ज ऑफ मिलिट्री,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जितनी भी मिलिट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कौन इंचार्ज करने वाला है, वो सेनापति। मतलब जितने भी बाहर के वॉर्स होने वाले हैं जहाँ पे भी आप फाइट वाइट करने वाले हो तो वहां पर सेनापति काम आता है, राइट। तो एक हो गया हमारा मेन किंग, दूसरा होता है सेनापति। सिमिलरली जैसे कि हम राष्ट्रपति के बिहाफ पे सारे काम करते हैं कि जहाँ पे भी हमारे जो भी काम वाम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन करते कौन है, प्राइम मिनिस्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर जो कुछ है वो किंग है। फिर हमारे यहाँ पर एक सेनापति भी होता है जिसको हम आर्मी चीफ वगैरह कहे, तो वो मिलिट्री को क्या करता है, इंचार्ज कर लेता है उसका, ठीक है। अब एक और इंसान आता है इस बीच में, एक पर्सन आता है जिसे कहते हैं हम पुरोहित, ठीक है। अब पुरोहित क्या काम करेंगे, तो पुरोहित जितने भी गॉड से रिलेटेड काम है, जितनी भी रिलीजियस ड्यूटीज है, उन सबको रन करने का काम कौन करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले हैं पुरोहित, राइट। तो पुरोहित का काम क्या होता है, पुरोहित वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग रिलीजियस ड्यूटीज। मतलब जितने भी यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होंगे, जितने भी रिलीजियस ड्यूटीज होंगी, वर्क्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज, तो उसे रन कौन करेगा, वो पुरोहित करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी पहले कि जो राजा है वो ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स करता है, राइट। तो उसमें भी कौन काम करने वाला है, पुरोहित। तो इनका मिलाकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, राइट, जिसमें 3 इंसान इंपॉर्टेंट हुए, एक तो किंग, सेनापति एंड थर्ड वन इज पुरोहित। अगर हम आगे बात करें तो जो पूरा ही जो ट्राइब है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसे हमने 2 पार्ट्स में मतलब उसको 2 चीजों में बांटा है पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग होंगी, जितने भी जो भी मतलब इस दौरान डिसीजन लेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अगर मैं अभी की बात करूं, हमारे यहाँ पर राज्यसभा और क्या होता है, लोकसभा है, राइट। तो हम 2 के हिसाब से हमारे जितने डिसीजन मेकिंग होते हैं वो लेते हैं। अगर कोई एक्ट आता है, कोई बिल आता है, तो हम वहां पे बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरली उस टाइम पे भी मतलब वहां की जो डेमोक्रेटिक, देखो वहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम था, द पॉलिटिकल सिस्टम वाज डेमोक्रेटिक है, दैट मीन क्लियर कि वहां पर जनता ही अपना प्रतिनिधित्व चुन रही है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रही है, राइट। तो यहाँ पर 2 पॉपुलर असेंबलीज थी, जो हमारे यहाँ पर असेंबलीज है सिमिलरली, तो वहां की जो असेंबलीज थी वो कौन कौन सी थी, एक तो सभा और दूसरी समिति। सेम आप अभी राज्यसभा और लोकसभा है उसी को रख करके कर सकते हैं, क्योंकि सेम वो भी उस टाइम में काम किया करती थी, राइट। तो अभी जो मतलब अभी हमारे पास में राज्यसभा और लोकसभा है, बट दैट टाइम हमारे पास 2 थी, एक तो सभा और दूसरी समिति। अब सभा क्या होंगी, तो देखो जो समिति है, देखो विल समिति कंसिस्टेड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, मतलब जितने भी पीपल है विलेज के, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं, जैसे कि हम लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है। तो समिति में क्या होगा कि वहां पर गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं, राइट। लेकिन सभा में क्या होता है कि सभा में सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं। अब वो सिलेक्टेड पीपल कौन होंगे, जैसे कि वहां के जो भी एल्डर्स है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो इस तरीके से ये लोग वहां पर मतलब अपना काम करते थे। मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप जो है वो निकल के यहाँ पर आता था, जैसे आप लोकसभा में जा करके देखें। तो सिमिलरली मतलब जो आज का सिस्टम है सेम उस वक्त भी हुआ करता था, तो हम कह सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं इन्हें अडॉप्ट किया है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो गांव थे, हमने उसको मतलब जितने भी छोटे छोटे ट्राइब्स में रहा करते थे, हमने उसे ग्राम कहा। फिर उसके बाद में अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो यहाँ पर 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो 3 लोग कौन कौन, एक तो पहले आपका किंग हो गया, ठीक है, मतलब जो भी कर रहा है किंग कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद में आपके पास में एक सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो कि मिलिट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है, तो वो आपका हो गया सेनापति, करेक्ट। देन आपके पास में थर्ड जो है वो कौन है, पुरोहित। तो पुरोहित क्या करेगा, जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी है तो वो सारी कौन डन करने वाला है, मतलब जितनी रिलीजियस एक्टिविटीज हो गई, कोई यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, तो वो सारा डन करने वाला है पुरोहित, राइट। ये थोड़ा स्लो लिख रही हूँ क्योंकि
डायरेक्ट लिख रही हूँ, राइट। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा और आगे देखा तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सॉरी उस वक्त का जो आर्यंस का पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक डेमोक्रेटिक था। और डेमोक्रेटिक मीन्स आपको पता है कि जहाँ पर जनता खुद, मतलब जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो खुद अपना किंग को चुन रही है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। क्लियर। अब यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी डेमोक्रेटिक एरिया में जो भी मेंबर्स हैं, तो वो जितने डिसीजन मेकिंग होंगी, द जनसभा टू पार्ट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू द 2 पॉपुलर असेंबलीज। सिमिलरली लोकसभा और राज्यसभा, तो उस टाइम में समिति और सभा थी, राइट। तो समिति क्या होंगी, अब यहाँ का जो एक कंफ्यूजन है वो क्लियर कर ले कि समिति, ठीक है, तो समिति में हम क्या करेंगे, जितना पूरा गांव है, ठीक है, मतलब पीपल ऑफ द विलेज, जितनी भी A to Z वहां पे मेंबर्स है जो कि एडल्ट है, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो सारे समिति में है। क्लियर। और फिर सभा में कौन होंगे, तो सभा में थोड़े हमने छांट लिए है, थोड़े इंटेलिजेंट पीपल्स को निकाल दिया है। तो ऐसा मानते हैं कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो सेम यहाँ पे भी ये लोग ऐसे करते हैं कि उस काउंसिल में जितने एल्डर्स है, जो एजुकेटेड है, जो मतलब जो बड़े कुल से आते हैं, तो ऐसे लोगों को उठा करके उन्होंने सभा में डाल दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सभा हो या समिति हो, ठीक है, वुमेन्स मतलब उतना इक्वली पार्टिसिपेट करती है जितने जो नंबर ऑफ मेंबर्स है मेल है, सिमिलरली वुमेन्स भी उतना ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है। ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत में क्या हुआ कि जो किंग है, राइट, तो किंग को एक बलि नामक एक ऑफर गिफ्ट किया जाता था, मतलब एक गिफ्ट दिया जाता था, और उसे कहते थे बलि। जो हम आजकल टैक्सेस बोलते हैं ना, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंडो आर्यन जो होते हैं उनके टैक्स का मतलब क्या है, या जो भी वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड वो चूज किया जा सकता है कि आज जो हम टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, उस इरा में क्या होता था कि हम टैक्स को डायरेक्ट पे न करके एक गिफ्ट के फॉर्म में हम जो राजा है उसे दिया जाता था, और उसे कहते थे हम बलि। ठीक है, तो मतलब बलि देना, जो आज का बलि देना होता है वो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी जानवर की हत्या कर दी जा रही है भगवान के सामने, तो ये इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है। तो बलि का मतलब होता है कर या टैक्स, ठीक है, मतलब जो आप टैक्स दे रहे हो और वो डायरेक्टली टैक्स पे नहीं किया जा रहा है, मतलब आप अपने किंग को इस तरीके से दे रहे हो या राजन को कि आप कोई गिफ्ट रिप्रेजेंट दे रहे हो उसे, ठीक है। इन द beginning, the king got voluntary offering called Bali from the people. Only when the Aryan were fully settled and could produce surface agriculture and the regular system of taxation evolved. और ये भी उसी कंडीशन में होता था जैसे हमारे लिए एकदम नेसेसरी है कि हमें हमारा टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है, ठीक है। वो मैटर नहीं है कि हम जितना ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारे टैक्सेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमारे पास में एक अमाउंट है जो हमें पे करना होता है। लेकिन उस टाइम में आप तभी ये बलि या ये जो गिफ्ट है या जो टैक्स है ये आप तभी प्रेजेंट कर पा रहे हो जब आप जो आर्यंस है वो बहुत अच्छे सेटल्ड है, वो उनकी फसल बहुत अच्छी हो रही है, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप्स को, तो वो वहाँ पर बलि देने के लिए कैपेबल है, तो वही लोग देंगे, हर कोई इंसान नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा था एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ में अब आती है, बात करते हैं हम आर्मी वाले की, तो जो एक सेना होती है, राइट, तो उस वक्त भी तो युद्ध होते थे और किंग जो है वो क्या करता था, उसको उनसे प्रोटेक्ट करता था। जो विलेजर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता था, किंग का, और किंग ही उन्हें प्रोटेक्ट करता था उस टाइम में भी। और उस टाइम में तो ऐसा कोई प्री नोटिस युद्ध भी नहीं होते थे, वॉर नहीं होते थे, तो उस टाइम जो वॉर्स हुआ करते थे तो डेफिनेटली उस टाइम भी हमें सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। और जैसा हमने पढ़ा है कि सेनापति जो है वो आर्मी की जो जितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हैंडल करता है। तो अब ये मिलिट्री भी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आप युद्ध कर रहे हो, आप वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मिलिट्री भी चाहिए। तो उस टाइम में मिलिट्रीज जो होती थी वो तुरंत वहां पर पहले से ऐसी नहीं होती थी जैसे हमारे पास में है कि एक मिलिट्री का एग्जाम आता है आर्मी का 10-12 बेस पे और फिर एग्जाम दो और क्वालिफाई हो जाओ, निकल जाओ। जी नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम जब भी नीड पड़ती थी, ठीक है, जब भी आवश्यकता होती थी तो जो वहां पर किंग है वो इसे ऑर्गेनाइज कर लिया करते थे, मतलब तुरंत, ठीक है। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी एंड
इन टाइम ऑफ वॉर, जब भी वॉर का टाइम आता था, राइट, इन टाइम ऑफ वॉर ही ऑर्गेनाइज्ड अ पीपल्स आर्मी, और जब भी ऐसा कभी युद्ध वाला कोई मोमेंट आ जाए या मतलब वॉर हो रहा हो और पता है कि अब हमें एक आर्मी की आवश्यकता है, तो जितने भी पीपल उनके ट्राइब्स के हैं, विलेजेस के हैं, तो वो उसी से एक आर्मी ऑर्गेनाइज कर लिया करते थे। और आपको इमेज में तो दिख रहा है कि यहाँ पर एक यंग पीपल भी है, यंग मैन भी है, और एक ओल्ड एज मैन भी है। मतलब जो भी अपनी इच्छा से एज अ चॉइस जाना चाहता है वो जा सकता था। बट एज किंगडम बिकेम मोर पावरफुल इकोनॉमिकली, ग्रेजुअली रेगुलर स्टैंडिंग आर्मीज वेयर सेटअप। अब भाई वो किंगडम्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा है, तो वो उन्हें इतना ज्यादा समय नहीं लगता है कि वो उन्हें सेट करे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अब हम मटेरियल लाइफ के बारे में पढ़े तो भाई इनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि जो इंडो आर्यंस थे, मतलब जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए हुए थे ऑन रीजन ऑफ पंजाब, तो हमने से इंडो आर्यंस कहा था। और ये भी पता था कि ये लोग जो है वो पशुपालन करते थे, कैटल वेयर वाला था, ठीक है इनका। तो ये जानवरों को चराते चराते यहाँ आ गए। तो स्टार्टिंग के इनके जो काम थे वो क्या थे कि इन्हें जो है वो जानवर चराना ही जो है इनका मेन वही ऑक्यूपेशन था, ठीक है, और साथ में एग्रीकल्चर करना। कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। अब यही थे, और यही हमें पता है, मेंशन भी है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेद ये भी कहता है कि कारपेंट्री है ना, चैरियट मेटिंग, वीविंग, पॉटरी, लेदर वर्क एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी जो है उस टाइम में की जाती थी, ठीक है। वीविंग जो है वो मोस्ट ऑफ मेनली जो है वो वुमेन्स का काम था कि वो करती थी, घूमते फिरते यहाँ से वहां शिफ्ट होते हुए। इन्हें मेटल्स का भी नॉलेज था, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अर्लियर मैन में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास में जो स्टोन है उसी के बारे में पता था, लेकिन फिर उसके बाद में कॉपर जो है वो फर्स्ट ऐसी मेटल होती है जिसके बारे में सबको पता था, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होता है कॉपर। तो जो मैन है वो कॉपर के बारे में ज्यादा पता था, और जो कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, राइट। अब कॉपर के बाद में धीरे से थोड़े समय बाद में ऐसा आता है कि आयरन की भी पहचान वैदिक पीरियड में ही हो जाती है। यह वैदिक मैन जो है उसी को आयरन के बारे में भी पता चलता है, और वो आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनाता है। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं कि जो वैदिक इंसान थे, मेंस थे, पीपल थे, तो उस टाइम में पोर्ट्रीज भी बहुत बनी, ठीक है। पोर्ट्री तो पहले भी बन रही थी, हमने अर्लियर मैन में देखा था डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रीज उस वक्त बनी थी, लेकिन अब थोड़ा उसमें थोड़े चेंजेस क्रिएट हो चुके थे, थोड़े और डेवलप होने लगे थे, राइट। तो अभी खाना बनाने वगैरह के लिए भी उस टाइप की पोर्ट्रीज यूज कर रहे हैं, गुंडी, बर्तन, गंजी, छोटी कटोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके साथ में इनके इसमें और एक बड़ी क्या बात हुई कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो इनकी पॉटरीज है उसके ऊपर ब्लैक कलर, रेड कलर, और आगे चल के ग्रे कलर के ग्रे वेयर्स भी जो है वो भी पेंटेड दिखाई दिए, और ये सारी चीजें मिली हुई है, ठीक है। लास्ट इसमें भी पढ़ा था कि जितनी खुदाई वगैरह होते जाती है तो हमें बहुत सारी पुरातन चीजें मिलती है, और जब ये चीजें मिलती है तो रेडियो कार्बन टेक्निक से हम इसके बारे में पता कर लेते हैं कि किस एज में थी। अब हमें पता है कि 15 to 100 और 15 to 1000 और 1000 to 60 जो है वो हमारा वैदिक पीरियड चल रहा था, तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि ये जो बना है तो वो वैदिक पीरियड के ड्यूरिंग बना हुआ है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई कि ये लोग जो है वो मेटल को भी जानते थे, दे न्यू अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। इन्होंने सबसे पहले जो कॉपर है उसके बारे में जाना, और कॉपर से उन्होंने बहुत सारी चीजें भी बनाई, ठीक है। वीविंग वाज मेनली डन बाय वुमेन, जो बुनाई वगैरह का काम था वो वुमेन्स का था, ठीक है। आर्यन ने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो पॉटरीज है वो भी प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक, ये सारी चीजें भी उन्हें मिली है। फिर थोड़ा सा समय के साथ और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो वैदिक पीरियड है, एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, तो वहां पर हमें आयरन का भी यूज पता चला, ठीक है। इंसान ने आयरन यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। तो कॉपर तो कर ही कर रहा था, लेकिन उसके साथ में उसने क्या यूज करना शुरू कर दिया, आयरन। तो आयरन जो है वो डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस थी, ठीक है। आयरन डिस्कवर बाय द आर्यन, राइट, दोनों आयरन ही हो रहे हैं, आयरन और आर्यन
बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, अब आयरन बन रहा है तो आयरन मिल गया है, तो इससे भी वो बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। तो इन्होंने आयरन एक्स वर्जन यूज में ले लिया, वेपन्स बनाए, और वेपन्स में भी बहुत तरीके के बनाए, जैसे हथौड़ा छेनी हो जाते हैं, तो इस टाइप के इन्होंने बहुत सारे वेपन्स बनाए। फिर उसके बाद में जब इन्होंने आयरन यूज किया तो मतलब आयरन जो है वो स्ट्रॉन्गर देन कॉपर था, राइट, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से स्ट्रॉन्ग था, तो इसके यूज भी इन्होंने बहुत ज्यादा किए। ठीक है, जितने फॉरेस्ट के वेपन, जो वेपन ऑफ वॉर थे, फॉरेस्ट के लिए जो भी क्लियर करने के लिए वेपन्स लग रहे थे, तो इन सभी में इन्होंने आयरन का यूज किया। एज आयरन वॉज a stronger metal than copper or bronze, it could be used for clearing forest and for making weapon of war. With the discovery of iron, metal working became an important profession. अब इसके साथ में यहाँ पर इनका एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोफेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि कैटल बियरिंग, एग्रीकल्चर और कॉपर के जो पॉटरीज है वो बनाना इनका इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था। अब आयरन जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, तो इन्होंने इसके ऊपर ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। तो मेटल वर्किंग जो है बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन इन आर्यन या वैदिक पीरियड, राइट। थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं कि ये जो आर्यन वाले पीरियड्स चल रहे थे, वैदिक पीरियड चल रहा था, तो भाई यहाँ पे भी तो कास्ट सिस्टम होगा ही, क्योंकि बिना कास्ट सिस्टम के कुछ भी नहीं चलता है। हमने अर्लियर मैन में भी पढ़ा था, क्लियर। जब आपने अर्लियर मैन में पढ़ा होगा तो आपको वहीं से पता होंगी, और वही बात जो है वो हमेशा चलते आ रही है कि इंडियन हिस्ट्री में जब हम कास्ट के बारे में पढ़ने जाए, रिलीजन्स के बारे में पढ़ने जाए, तो हमें 4 वर्ण, हम वर्णों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ण होते हैं इन्हीं से हम उनकी जातिवादी निकालते हैं। तो एक्चुअली जो आर्यंस पीरियड था तो वहां पर ऐसा कोई स्पेशली कास्ट नहीं था। कास्ट तो जैसे मैंने आपको अर्लियर मैन में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो है ये समय के साथ हमने उसको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली वो ऑक्यूपेशनल ही था, क्लियर। जो भी इंसान जिस तरीके का काम कर रहा है तो उसके हिसाब से ही हमने उसे उसका नाम दे रखा हुआ था। जैसे कि अब हम वैदिक पीरियड पढ़े तो वैदिक पीरियड में सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कृषि, मतलब क्या हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ हो रही है, भगवान को पूजा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, एक उस इंसान की पड़ेगी जो वेदों को पढ़ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा वैदिक पीरियड का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो यही है कि वैदिक पीरियड में वेदों को रीड किया गया, वेदों को पढ़ा गया, और वहीं से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो वेदों को पढ़ने के लिए भी एक इंसान चाहिए, और जब आपने वो वेद पढ़ लिए हैं तो आप उसको दूसरों को भी तो एजुकेट कराएंगे उससे, राइट। और जब आप इसको पढ़ा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आपको एक टीचर की नीड है, और जब आपके पास में ये टीचर रखा गया तो हमने उसे नाम दे दिया क्या, ब्रह्मा, ठीक है, सॉरी ब्राह्मण, राइट। अब हमने उसको नाम दे दिया ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का काम क्या होता था कि जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज है उसे डन करना, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें नए वेद, फिर से वेद सिखाने हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, टीचिंग करनी है, तो उस टीचर को भी हमने ब्राह्मण के नाम से बोल दिया। अब यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको क्या ज्वाइन करना है। जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया है ब्राह्मण के बारे में, आगे चल के हम और भी बाकी पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था या कोई लिमिटेशन नहीं थी कि आपको किसको ज्वाइन करना है। अगर आप एक अच्छे टीचर है, अगर आप एक अच्छे रिलीजियस एक्टिविटी करने वाले हैं तो आप डेफिनेटली ब्राह्मण को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अब जो सिस्टम है कि भाई ब्राह्मण की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है वो वही काम करेगा, जो भी जिस कास्ट में आ रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जाकर के ब्राह्मण को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काम करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आगे चल के शुरू होते हैं, और वैदिक पीरियड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। प्रीस्ट, स्कॉलर एंड टीचर्स वर कॉल्ड द ब्राह्मण्स, राइट। अब ये वाले जो लोग हैं ये तो ब्राह्मण कहलाते थे। अब दूसरे आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में क्या होता था, लोग क्या करते थे, यहाँ पर हमने देखा जो सेनापति वाला काम है, राइट। वहां पे अगर आपके कंट्री पे कोई अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग चाहिए, मिलिट्री चाहिए, और उस मिलिट्री में पार्टिसिपेट करने वाले जो होते थे वो आ जाते थे क्षत्रिय में, ठीक है। अब क्षत्रिय में जो लोग आ रहे हैं
ठीक है, मतलब जो युद्ध वुद्ध का काम कर रहे हैं वो सारे क्षत्रिय होते थे, और यहाँ पे भी कोई भी जा सकते हैं। ठीक है, द वॉरियर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स वर कॉल्ड क्षत्रिय। तो यहाँ पे भी कोई जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आर्मी में हम कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो सिमिलरली उस टाइम भी होता था। बस डिफरेंस आज और तब में है कि तब वो ये सब ऑक्यूपेशनली बने हुए वर्ड थे, और आज जो वर्ड बने हुए हैं वो कास्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप क्षत्रिय में पैदा हो रहे हो तो यू आर क्षत्रिय, अदरवाइज यू आर नॉट क्षत्रिय, यू आर नॉट ब्राह्मण, यू आर नॉट वैश्य, ठीक है, यू आर नॉट शूद्र। तो इस टाइम में होता है, अगर आप शूद्र, आपने कोई पहले आपके पूर्वजों ने काम किया है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है और आप वहां जन्म ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप शूद्र कहलाते हो, आप वैश्य कहलाते हो, या ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाते हो। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। अगर क्षत्रिय का बेटा चाहता है वो ब्राह्मण बनना तो नो डाउट वो बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा अगर काम करने में नहीं, अगर उसे शूद्र वाला काम करना है तो वो भी बन सकता है। तो उस टाइम में इस टाइप के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जो आज अवेलेबल है। अब क्षत्रिय में कौन कौन काम कर रहा था? जितने भी वॉरियर्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाए। अब तीसरा आता है वैश्य। तो भाई एक टीचर का काम तो हो गया, एक पूजा पाठ करने वाले पुजारी का हो गया, स्कॉलर का हो गया, जो वॉरियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो भी हो गए। अब इकोनॉमी भी तो चाहिए ना आपको। अब इकोनॉमी के लिए मतलब आपको अर्न करना है, तो उसमें एक ग्रुप रख दिया कि एक होता है वैश्य, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो जितना भी ये बोले सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये लोग कहलाते थे वैश्य। अब जितने भी ये लोग काम करते थे तो उन्हें हम वैश्य कहते थे। अब वैश्य जो है वो एक कास्ट है, ठीक है। तो सेम वही कहूंगी कि जितने भी ये जो चारों टॉपिक है जिसमें भी अब जो जन्म लेता है वो ऑटोमेटिकली उसी कास्ट का कहलाता है, लेकिन उस टाइम में उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें हम उसके ग्रुप में डालते थे। अगर वो टीचर है तो हमने उसे ब्राह्मण कहा, अगर वो वॉरियर है तो हमने उसको क्षत्रिय कह दिया, अगर वो कोई जो बिजनेसमैन है तो हम उसको क्या कहते थे? वैश्य कहते थे, ठीक है। द कॉमन पीपल इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन सच एज एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड ट्रेड आर कॉल्ड द वैश्य, राइट। अब ये सब लोगों ने तो अपने अपने काम कर लिया, तो भाई इनके काम के नीचे भी कोई काम होता है, जैसे हाउस कीपिंग होते हैं, मैनुअल वर्क्स होते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे काम होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब भाई आप लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी सीट्स ले ली हैं, आप इतने हाईफाई काम कर रहे हो, तो आपके नीचे काम करने वाले भी चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, कुछ सोशल लैडर्स होते हैं। तो ये जो इनके अंडर काम करते थे ना, तो इन्हें कह दिया शूद्र, ठीक है। ये शूद्र अपने मन से तो नहीं बने थे, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, ये टीचर नहीं बन पाए, ये वॉरियर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई बिजनेस नहीं कर पाए, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं इनकी हेल्प के लिए, इनसे जो छोटे काम है जो इनकी मदद के लिए, क्योंकि भाई एक टीचर है, वो टीचर लोगों को पढ़ा रहा है, वो बिजी है, वो पूजा पाठ में, तो बहुत सारे काम है जो वो खुद नहीं कर सकता, तो उसने इन सारे कामों के लिए हायर किया शूद्र को। सिमिलरली क्षत्रिय ने भी किया और वैश्य ने भी किया, तो इन्हें कहा शूद्र, और ये शूद्र जो है आगे चल के एसटी, जो एससी एसटी है उसमें कन्वर्ट हो गए, और जो अनटचेबिलिटी वाला जो पार्ट आता है वो यहीं शुरू होता है। क्लियर? आप आगे अनटचेबिलिटी, आई थिंक आपने वो लेक्चर पढ़ लिया होगा अभी जो आ चुका है, या आप पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा शूद्र और अनटचेबिलिटी का कनेक्शन क्या है, ठीक है। और ये जो चारों वर्ण मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे फिर से वहां पे अगेन एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां पर और ज्यादा अच्छे से उसे क्लियरली समझ पाएंगे। बट यहाँ पे इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पर कोई भी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो जो भी आप काम करना चाहते हो। एट द लोएस्ट रंग द सोशल लैडर वर द शूद्र whose duty was to serve the upper caste and do manual works। सेम वे कि ये जो अपर कास्ट है उनके लिए जो मैनुअल वर्क है वो सर्व करना इनके लिए काम था। पीपल स्टील हैड द फ्रीडम टू चूज देयर ऑक्यूपेशन, जो मैंने आपको बताया है। और ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में एक पोएट ने ये भी कहा है कि आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्रिंडर, ठीक है। अर्निंग लाइवहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स, वी लिव टुगेदर। भाई ये जो आज हम देख रहे हैं ना, इतनी सारी डिफरेंट चीजें, अब आप कहेंगे कि मैम अब तो कोई भी कुछ भी ज्वाइन कर लेता है, तो भाई ये डिफरेंट है कि अब हमारे पास में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फ्रीडम देता है, ठीक है। आर्टिकल 14 पढ़े, 14 to 17 आप जितने आर्टिकल्स पढ़ने जाएंगे तो आपको एक फ्रीडम मिलती है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को भी यहाँ पे फिनिश किया जाता है। बट उस टाइम में, मतलब मैं वैदिक की बात नहीं कर रही हूँ, ये वैदिक से
जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसके बीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो शूद्र वर्ग है उसका बहुत ही ज्यादा उसको शोषण किया गया, यानी उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ऐसा काम चुना था कि वो दूसरों के हेल्प करना चाह रहा था, और वो हेल्प करना उसे भारी पड़ गया। तो जो वैदिक पीरियड है वहां पे फ्रीडम टू चूज देयर ऑक्यूपेशंस था, वहां पे कोई लिमिटेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। और इसी तरीके से एक थीम भी वहां पर बना हुआ है कि मेरे पापा पोएट थे, मेरे फादर मैं पोएट हूँ, मेरे फादर जो है वो फिजिशियन थे, माय मदर इज ग्रिंडर। तो हमारे यहाँ पर अर्निंग करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो वर्क्स है वो चूज कर रहे हैं और साथ में रहते हैं। तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम तो है ही नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं उस टाइम में, ठीक है। इट सीम दैट विद इन अ फैमिली पीपल चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो उस टाइम ये जो नाम दिए गए थे ना वो सिर्फ ऑक्यूपेशन के हिसाब से दिए गए थे, लेकिन इंसान कुछ ज्यादा ही समझदार निकला, कुछ ज्यादा ही सेल्फिश निकला, और उसने इस ऑक्यूपेशन के नाम को ही अपने कास्ट के नाम में चेंज कर दिया। अब हम थोड़े से और आगे बढ़े तो जो एंशियंट पीपल्स है, ठीक है, हमें पता है आर्यंस बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी कर रहे थे, और हमने उस टाइम में देखा भी है। हमने वेदों का ही नाम तो दिया है, तो वैदिक जो पीरियड में जो लोग हैं तो वो बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ भी किया करते थे। हमने अर्लियर मैन में पढ़ा, हमने नियोलिथिक मैन में पढ़ा कि ये लोग जो है वो एटमॉस्फेयर में जो उसके सराउंडिंग जो नेचुरल चीजें हैं उसकी पूजा पाठ करते थे, ठीक है। अब इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं मतलब जो ट्री है, प्लांट है, सन, मून, इन लोगों की, इन जो डायरेक्ट सोर्सेज है हम उसकी पूजा करते थे तब। लेकिन समय थोड़ा और अपडेट हुआ, लोग अपडेट हुए, थोड़े मॉडर्न हो गए, और इन्होंने पूजा पाठ करना जो है वो जो नेचर के फोर्सेस थे, ठीक है। अभी तक हम डायरेक्टली फोर्स ऑफ नेचर के पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर कोई ना कोई गॉड ले आया उस नेचर के लिए, ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ नेचर था उसके लिए। जैसे अग्नि, ठीक है, अग्नि की पूजा करने के लिए, आग की पूजा करने के लिए इन्होंने उसको फायर ऑफ गॉड दे दिया। फिर सूर्य भगवान के लिए तो सन भगवान, सूर्य भगवान हो गए। फिर वरुण भगवान, जैसे पानी की पूजा करनी है, पहले जल की पूजा नदी वगैरह की होती थी, गंगा मैया हम बोलते ही हैं, तो वहां पे वरुण को ले लिया कि वरुण जो है वो भगवान है पानी के, ठीक है, द वाटर गॉड है। फिर इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा उस टाइम में बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा पानी बरसाने वाला जो है ना, द गॉड ऑफ वॉर एंड द रेन, ठीक है, और युद्ध वगैरह भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो वहां पे इंद्र की बहुत पूजा पाठ होती थी, ठीक है। फिर जो आर्यंस है वो प्रेयर और सेक्रीफाइस ऑफर्स प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस। इनिशियली दे वर वेरी फ्यू रिचुअल, बट एज द आर्यन सेटल डाउन ऑफरिंग दिस एंड सेक्रीफाइस बिकम एलबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। वो लोग पहले तो है ना मतलब उनकी रिचुअल्स बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे वो सेटल्ड हो गए उनकी ये सारी चीजें जो है वो और कॉम्प्लेक्सिव होते गई, कॉम्प्लेक्स होते गई, एक्सपेंसिव होते गई, और ये लोग अपनी उसमें और ज्यादा डिटेल के साथ में बढ़ने लगे। अब इन्होंने जो इनके भगवान थे, जो नए भगवान थे, पहले तो ये नेचर के जो जितने भी फोर्सेस थे, द फोर्सेस ऑफ नेचर, इनकी पूजा पाठ करते थे भैया। अब इन्होंने बहुत नए नए भगवान ले आए, इन्होंने ब्रह्मा को ले आया, वो कहते हैं वो क्रिएटर है यूनिवर्स के। फिर उन्होंने विष्णु को ले आया, वो कहते हैं ये इसके प्रिजर्वर है। फिर उसके बाद में इन्होंने शिव भगवान को ले आया, वो कहते हैं कि इसके डिस्ट्रॉय है। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनकी पूजा करना यहाँ से शुरू किया, एज अ क्रिएटर, एज अ प्रिजर्वर एंड एज अ डिस्ट्रॉयर, राइट। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो यहाँ से शुरू हो गए। साथ ही इन्होंने इंद्रदेव की बहुत ज्यादा पूजा की, ठीक है। अब जो किंग होते थे, तो जितने भी किंग थे इन्होंने खुद रिचुअल्स कराते थे, ठीक है, जितने भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जितने ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजर्स है, विलेज ऑफ द पीपल है, पीपल ऑफ द विलेज, तो इनके बिहाफ पे जो किंग होते थे वो खुद यहाँ पर पूजा पाठ करवाया करते थे इन ब्रह्मा से, ठीक है। जो प्रिस्ट हुआ करते थे, जो पुजारी है, उनसे खुद वो पूजा पाठ कराते थे। और जो प्रिस्ट हुआ करते थे मतलब जो पुजारी है, जो पंडित है, तो इन्हें जो रिचुअल होते थे उसके बदले में जो किंग है वो क्या दिया करते थे, गाय, हॉर्सेस, गोल्ड, क्लॉथ, ठीक है, इतने बहुत टाइप की चीजें दिया करते थे। कई जगह इन्हें जो है लैंड भी देने की प्रथा शुरू हो गई थी, आगे हम पढ़ेंगे कि इन्हें भूमि दान भी दिया जाता था, ठीक है। पावर एंड प्रेस्टीज, द किंग टू परफॉर्म लार्ज कम्युनिटी sacrifice. The priest who performed these rituals received many offerings like cows, horses, gold, and cloth, enjoyed tremendous power and prestige. Tremendous, right.
थोड़ा सा प्रोनाउंस की दिक्कत हो रही है भाई हमें तो मतलब फ्री में तो करते नहीं थे, और उस वक्त दक्षिणा से ज्यादा उन्हें इतनी सारी चीजें दे दी जाती थी कि भाई उन्हें कुछ और की आवश्यकता ही नहीं होती थी। और जब इतने बड़े पद पे है, जो भगवान से डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि हमारा कनेक्शन है, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो आप कनेक्ट हो रहे हो, आपको ये फल मिल रहा है, तो आप जान ही सकते हैं कि उनका ओहदा या उनकी पोजीशन जो है वो उस टाइम में कितनी ज्यादा बड़ी है, ये कितनी ज्यादा थी। ठीक है, तो जो पीपल है, अब क्वेश्चन आता है कि ये वर्शिप क्यों करते हैं, व्हाई डिड पीपल वर्शिप। ठीक है, और एक बात और है कि इंद्र वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड गॉड इन द ऋग्वैदिक पीरियड, विल इन लेटर वैदिक पीरियड द गॉड रुद्र बिकेम इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब जब तक ये वैदिक पीरियड चल रहा था तो उस टाइम तक ये इंद्र भगवान को ही बहुत ज्यादा पूजा, क्योंकि वॉर भी हुआ करते थे, पानी भी नहीं आता था, तो पानी और युद्ध के लिए भगवान इंद्र को ही पूजा जाता था। फिर उसके बाद में जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया तो भगवान शिव की ज्यादा आराधना हो गई। ठीक है, रुद्र अवतार की वो इम्पोर्टेंट हो गए, और फिर उनकी पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई। अब हमारे पास में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिड पीपल वर्शिप, कि भगवान भैया पूजा क्यों करते थे। ठीक है, अब जो वेद है वो बताता है, मतलब फ्रॉम द वेदास, जो भी प्रजा हुआ करती थी उस टाइम में, पशु, फूड, मतलब जो भी खेती किसानी होती थी, एग्रीकल्चर होते थे प्रोडक्शन के लिए, तो हमने पहले भी माना है कि जितने भी नेचर के फोर्सेस है उसको पूजा जाता था, जस्ट बिकॉज कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बनी रहे, तो इसके लिए वो लोग पूजा पाठ करते थे, है ना, दैट दे आस्क्ड फॉर प्रजा, पशु, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, इन सब के लिए वो पूजा पाठ करते थे। और ऐसा भी पता चला है, मतलब जो ऋग्वेद है वो बताते हैं कि हर साल 2,40,000 जो काउज है वो दी जाती थी एज अ दक्षिणा। ठीक है, अभी तो हम लोग 50 रुपए देने में भी कतराते हैं, ठीक है, लेकिन 50 नहीं 500 ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणा और एज अ गिफ्ट दिया जाता था प्रीस्ट को, जो भी मतलब जो पंडित है वहां के, जो भी पुजारी है, तो उन्हें ये सब कराने के ना, ये इतनी मतलब उस वक्त हर साल पर ईयर जो है इतनी दक्षिणा काउ जो है वो दी जाती थी। और उस वक्त जो गाय है उसे माता पूजा जाता था, मतलब भगवान तुल्य ही माना जाता था, तो गाय जो है वो सर्वोच्च बड़ा गिफ्ट हुआ करता था, तो गाय को ही दिया जाता था हर पंडित को। ठीक है, तो राजस्व सेक्रीफाइस में भी दिया जाता था प्रीस्ट। और उस टाइम में अश्वमेध यज्ञ भी कराने का जो है प्रचलन था, कि उस वक्त जो राजा हुआ करता था तो उस वक्त अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे, जहां पर एक घोड़ा मतलब यज्ञ कराने के बाद में अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता था। तो इस टाइम में, और ये वाला अश्वमेध सेक्रीफाइस जो होता था बहुत बड़े तौर पे होता था। ठीक है, अगर रामायण आपको याद हो तो हमने वहां रामायण में पढ़ा हुआ है, और वही अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो जो घोड़ा था, उसे लव और कुश ने पकड़ा हुआ था, जिसके लिए स्वयं श्री राम को जाना पड़ा। ठीक है, चलो ये तो थोड़ी रामायण का पार्ट हो गया। तो इसमें भी ये जो यज्ञ हुआ करते थे तो इन्हें यूज पीस ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब जो उस वक्त पंडित हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जो ब्राह्मण प्रजाति जो है, तो उसके बाद वाला जो वैदिक पीरियड है, तो इनके बाद में क्यों भाई इनने इतने ज्यादा कष्ट दिए दूसरों को, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा ही मतलब जो समाज है इनमें इसका बहुत बड़ा स्थान था, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले लोग यही हुआ करते थे, क्योंकि इन्हें बहुत सारी गाय मिल रही है, जमीन मिल रही है, बहुत सारा गोल्ड सिल्वर, मतलब जो चाहे वो राजा दे रहा है इन्हें उनके काम के लिए, तो इनकी पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ रही है। सेकेंड वन इज कि इंद्र को सबसे ज्यादा वर्शिप किया जाने वाला भगवान था, आपको पता है, जो पढ़ लिया। और फिर आफ्टर वैदिक पीरियड जो है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो लॉर्ड शिवा है उनकी पूजा की जाने लगी एज कम्पेयर टू, मतलब ज्यादा करने लगी एज कम्पेयर टू इंद्र गॉड, राइट। अब हमने अर्लियर वैदिक पीरियड या बात कहे ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक पीरियड, उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्टिंग में आपको याद हो, हमने जो वैदिक पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा 1500 to 1000। ठीक है, ये 1500 to 1000 के बीच में हमने पूरा पढ़ा, जिसमें हमने ऋग्वैदिक पढ़ा है। और ऋग्वैदिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है, जो कि सबसे पुराना वेद है। अब जो लेटर वैदिक है, जो बाकी के 3 वेद है, ठीक है, मतलब ये वाला जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कब से कब तक के चलने वाला है, 1000 to 600 BC, राइट। मतलब ये वाला जो पीरियड है वो इस ड्यूरेशन में चलने वाला है।
अब अ टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन, यहाँ से थोड़े चेंजेस आने शुरू होते हैं, थोड़े बड़े चेंजेस, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि महिलाओं की या जो फीमेल्स है तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, एजुकेटेड थी, हर इसमें पार्टिसिपेट करती थी, इक्वली पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। अब जो लेटर वैदिक पीरियड आ रहा है 1000 to 600 BC, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अब पहले इसका मैं एक सोर्स बता दूं, जैसे कि वहाँ पे हमने ऋग्वेद से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली थी। इन दिस पीरियड हम लोग जो बाकी के तीन है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद, तो यहाँ पे हम उनसे ज्यादातर इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं, और इसी वजह से हमने ये जो है ये आफ्टर ये लेटर पीरियड है, ठीक है। This period is called the Letter Vedic period because the main source of information are the 3 letter Vedas, ठीक है। ये जो वेद है ये बाद में आते हैं, ठीक है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले लिखा गया था, पहला था, तो ये सारे 3 वेद जो बचे हुए हैं, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थववेद हो गया, तो ये बाद के वेद है, तो इसलिए हमने इसे लेटर वैदिक पीरियड कहा है, ठीक है। और ये लेटर वैदिक पीरियड कब आता है? 1000 to 600 BC, याद हो जाना चाहिए, एंड आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। दीज वेदास रिटन आफ्टर द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के बाद में ये वेद लिखे गए। During the Vedic period, other book like Upanishad, Aranakyam, ठीक है। अब इस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जो वैदिक पीरियड है इसके साथ में और भी बुक्स थी, जैसे उपनिषद थे, अरण्यक थे, पुराण थे, ये सारे भी प्रोड्यूस हुए, मतलब इन सारी चीजों को भी लिखा गया। और आप जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, अरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें बताती है उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, वहाँ का जो कल्चर था ऑफ दैट पीरियड, तो इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जो महाभारत के ऊपर बात करते हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि जो महाभारत में इवेंट्स हुए हैं वो भी लेटर वैदिक पीरियड के एंड के हैं, ठीक है। During the later Vedic period, other books like Upanishad, Aranyak and the Puran were also produced. They also tell us, यहाँ पे tell है ये, us about the religious belief, society, culture of the period, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। The events described in Mahabharata are believed to have taken place toward the end of the later Vedic period. Hence the period is also called the epic age. अब ये जो epic age है, तो उस वक्त हमें यहाँ के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आफ्टर द महाभारत, वो भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था इसे हमने ईपिक एज भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हुई है, जैसे कि हमने इवेंट जो बात की कि महाभारत का जो इवेंट है वो हम ऐसा बिलीव करते हैं कि वो एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड हुआ है, कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसका एंड मतलब वही 600 BC के ऑलमोस्ट उस ड्यूरेशन में ही वो जो है वो घटना घटी थी। अगर हम बात करें बेटर टेक्नोलॉजी की, क्योंकि भाई इतने इंटेलिजेंट लोग हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेशन तो करके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड है वो एक्सटेंड कब तक के हुआ? 1000 to 600 BC तक के। तो इस दौरान हमने क्या देखा था, जो इंडो आर्यंस है, राइट, इंडो आर्यन क्या हुए थे कि जो सेंट्रल एशिया थे वहां से पंजाब वाले एरिया में आए हुए थे, ठीक है, उतने ही एरिया में वो एक्सपेंडेड थे, राइट। अब वहां से उन्होंने क्या किया, आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू द वूल वेस्ट उत्तर प्रदेश, राइट, कि जो पूरा उत्तर प्रदेश है वो वहां तक के फैल चुके थे। मींस 1500 BC टू 1000 BC तक के जो इंडो आर्यंस थे वो कहाँ तक के थे, वो सिर्फ पंजाब के बीच में थे। लेकिन अब वो पंजाब से कहाँ पर फैल गए हैं, अब वो यूपी में भी फैल चुके हैं, जितना वेस्टर्न यूपी है। और वो भी कब, जब लेटर वैदिक पीरियड जब चल रहा था, राइट। और लेटर वैदिक पीरियड कब था? 1000 to 600 BC, राइट, ठीक है, तब तक के। तो 1500 से 1000 तक के तो ये लोग भाई पंजाब में ही बसे रहे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा और अपने आप को एक्सटेंड करते हैं और ज्यादा घूमते हैं, तो दे आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू द वूल उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ पर आ गए। अब जो एंड ऑफ पीरियड था, तो ये जो वैदिक थे, ठीक है, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो पहले इन लोगों ने कॉपर को यूज करना सीखा था, तो कॉपर मेटल तो ये लोग यूज कर ही रहे थे, ठीक है, कॉपर इन्होंने यूज किया। लेकिन एंड ऑफ वैदिक पीरियड ये लोग आयरन को यूज करना भी सीख चुके थे,
ठीक है, अब आयरन यूज करना सीख चुके हैं तो इन्होंने इनका जो मेटल ऑक्यूपेशन था, मेटल बेस्ड ऑक्यूपेशन, तो इन्होंने यहाँ ज्यादा फोकस किया, इन्होंने इसमें ज्यादा डेवलप किया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। तो अब ये लोग आयरन सीख चुके हैं, बिकॉज आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, तो इन्होंने आयरन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, उसके साथ ज्यादा काम किया, तो इन्होंने आयरन के वेपन्स बनाना स्टार्ट किए, और जो अपना ऑक्यूपेशन था वो बेस्ड कर दिया किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो इन्होंने आयरन वेपन्स यूज किए, एंड ऑल्सो जो चैरियर्स होते हैं, हॉर्स ड्राउन चैरियर्स, मतलब जो रथ होते हैं, राइट, जो घोड़े चलाते हैं। लास्ट इमेज में आपने देखा भी होगा कि युद्ध में वो एक घोड़े के रथ को लेकर के जा रहे हैं, तो इन्होंने वहां पे भी इसको यूज करना शुरू किया। अब हमें पता है जो अर्लियर मैन था, जो नियोलिथिक मैन था, उसने व्हील का इन्वेशन कर चुके थे। अब जो आर्यंस थे, इन्होंने उनके इनोवेशन को, इनके प्रोडक्शन को थोड़ा और बेटर फॉर्म में लाया, और वहां पर इन्होंने स्टोन व्हील को कन्वर्ट कर दिया आयरन व्हील में, और कॉपर व्हील, सॉरी कॉपर व्हील तो नहीं था बट डेफिनेटली आयरन व्हील था, बिकॉज यहाँ पर हॉर्स ड्रॉन चैरियर्स भी है। ठीक है, मतलब वो अपने आप को इतना डेवलप कर चुके थे। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और क्राफ्ट की। तो सिमिलरली अगर एक इंसान ने जो आयरन का यूज करना सीख लिया है, तो पहले एग्रीकल्चर में कौन से वेपन्स यूज हुआ करते थे, वो यूज करते थे पत्थर के जो नुकीले हुआ करते थे ना, उन वेपन्स को ये यूज करते थे। बट आयरन मैन जो है वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो इसने अपने इंटेलिजेंसी के साथ में एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया, मतलब वो धीरे धीरे और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते गए। और इन्होंने जो आयरन के जो वेपन्स थे, आर्यंस जो थे, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा मिस स्पेल हो रही हूँ, क्योंकि आयरन और आयरन बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। तो आर्यंस ने क्या किया, जो आयरन के वेपन थे वो खेती में भी यूज करना शुरू किए, मतलब एग्रीकल्चर में भी। तो ये थोड़े इजीली उनसे यूज टू हो गए, और जब यूज टू हो गए, जब आपके लिए कोई चीजें कंफर्टेबल और इजी हो जाती है, तो आप उसमें ज्यादा प्रोडक्शन करते हो या ज्यादा आप उसमें काम कर सकते हो। तो सिमिलरली इनके साथ एग्रीकल्चर में भी हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे जो कि पहले डिफिकल्टीज हुआ करती थी, बट अब वो चीजें हट रही है। और दूसरा कि आर्यंस का पहला ऑक्यूपेशन ही यही था एग्रीकल्चर, वहां से प्रोडक्शन लेते थे। अब इनके पास में ऐसे वेपन्स आ गए हैं जो इनके प्रोडक्शन को और इजी कर रहे हैं, तो इन्होंने इसमें और बेटर परफॉर्म किया। तो वैसे इन्हें राइस, व्हीट, ऐसे बहुत सारे चीप क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस किए गए बाय द आर्यंस। क्लियर। सिमिलरली अगर हम अदर क्राफ्ट्स के ऊपर बात करें, तो बहुत सारी पॉटरीज बनी गई, क्ले की पॉटरीज बना करती थी, इन्होंने कॉपर यूज किया, आयरन यूज किया, कॉपर की पॉटरीज भी बनाई। ठीक है, इन्होंने जो मिस्त्री वाले काम होते हैं ये सारे भी शुरू किए। द पीरियड विटनेस द राइज ऑफ वेराइटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पे मतलब जो आर्यन पीरियड था, मतलब जो वैदिक पीरियड था, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट जो है वो भी राइजेस हुए। ठीक है, जैसे वीविंग जो कि वुमेन्स का वर्क था वो बहुत ज्यादा करते थे, लेदर वर्क भी स्टार्ट हुआ, क्रॉकरीज बननी शुरू हुई है ना, पॉटरीज बननी शुरू हुई अलग अलग तरीके से। एज यू मतलब लास्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो है रेड, ब्लैक और ग्रे कलर के इन्होंने पॉटरीज के ऊपर कलर्स भी, वेयर भी डाले। तो ये सारी चीजें लेटर वैदिक पीरियड में भी कंटिन्यू रही। अब हम इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं। तो हमने अर्लियर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था, तो अब हम अगर यहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमने जो अर्लियर वैदिक पीरियड है वहां पर कुछ चीजें पढ़ी थी, सभा और समिति, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो किंग था वहां पर, किंग था डेमोक्रेटिक था। क्लियर, वहां पे डेमोक्रेटिक था कि जो किंग है वो प्रजा में से चुना जाएगा, जितने भी विलेजर्स है उनके बीच में से उसे चूज किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसे मतलब ऐसा कर दिया कि अगर मैं राजा थी तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो इस सिस्टम पे चला गया ये। देन जो सभा और समिति थी उसका भी जो पावर है वो भी बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, किंग बिकम मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद में जो सभा समिति थी उसके जो है वो खत्म कर दी गई। जो किंगशिप है बिकेम हेरिडिटरी, है ना, क्राउन जनरली पास्ड ऑन द एल्डेस्ट सन, जो बड़ा बेटा हुआ करता था तो उसे ही फिर से वापस राजा की गद्दी दे दी जाती थी। सभा समिति खत्म कर दी गई। और फिर क्या हुआ कि जब राजा के पास में ज्यादा पावरफुल हो गए तो वो अपने इन्फ्लुएंस, अपनी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन को और बढ़ाने के लिए जो रिचुअल्स होते थे, जो रिलीजियस बिलीफ थे, ठीक है, जो सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, जैसे ना राजस्व, अश्वमेध यज्ञ वगैरह, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी, अब इन्हें ज्यादा बढ़ावा देने लगे, क्योंकि अब राजा ज्यादा पावरफुल होना चाहता था, ठीक है। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथन्ड बाय रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, ये सारे और बढ़ने लगे। तो जितने भी इसका जो रिचुअल्स है, इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग, इसके पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए किंग के ये सारे जो रिचुअल्स है ये बढ़ते गए। और जब आप ये रिचुअल्स बढ़ते देख रहे हैं, तो ये रिचुअल कौन कराते थे? ये ब्राह्मण कराते थे। अब ब्राह्मण जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो राजा है वो तो हो ही रहा है, क्या राजा हो रहा है, लेकिन इसके साथ में और एक कौन स्ट्रांग हो रहा है? जो ब्राह्मण है, क्योंकि पुजारी, ठीक है, प्रीस्ट जो है वही ये सब चीजें करा रहा है, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसके स्ट्रांग होने के जो साइड इफेक्ट है ये भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब पहले आपने एक वर्ड सुना था बलि, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट और टैक्स जो पब्लिक होती थी, जो आर्यंस हुआ करते थे, देते थे किसे? बलि राजा को देते थे, ठीक है, प्रिस्ट को दिया, सॉरी जो किंग है उसे दिया करते थे, राजन को। लेकिन कब? जब उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, जब वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये उसको दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? किंग ने स्टार्ट कर दिया टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, मतलब उसके पावर और पोजीशन को बढ़ाने के लिए उसने जो टैक्सेशन है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, द किंग डिड नॉट हैव अ रेगुलर आर्मी, लेकिन सेम मतलब उस टाइम पे भी रेगुलर आर्मी नहीं थी उसके पास में। जब भी कोई वॉर की कंडीशन आती थी इन दैट टाइम, वो उसी टाइम उसे ऑर्गेनाइज्ड कर लिया करता था, ठीक है। उस वक्त भी जो अर्लियर वैदिक पीरियड है वहां पे भी वो उसी टाइम ऑर्गेनाइज करता था, तुरंत ही क्रिएट करता था। और अभी भी टाइम ऑफ वॉर जो है वो जो आर्मी है वो उस टाइम में उसे तुरंत बना लिया करता था। तो कुछ चीजें सिमिलैरिटीज है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जो चीजें हैं वो सिमिलर नहीं है। जैसे कि राजा डेमोक्रेटिक हुआ करता था, उसे जनता खुद चूज करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये फैमिली टू फैमिली चला गया। फिर उसके बाद में सभा समिति खत्म हो गई। जब सभा समिति खत्म हो गई, किंग अपने ऊपर सब कुछ ले रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वुमन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। जो टैक्स होता था, पहले बलि एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन अब सभी जो है किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट विच फर्दर स्ट्रेटन हिज पावर एंड पोजीशन। क्लियर? आर्मी, हाँ एक चीज सेम रही, जो आर्मी वाले थे, तो ये आर्मी का जो पावर था तो उससे सिमिलरली वही था कि जो तुरंत आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज ये फॉर्म की जाती थी जब भी वॉर की कंडीशन क्रिएट होती थी, उस टाइम राजा आर्मी फॉर्म करता था। अगर आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो वर्ण थे, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब हमने पहले लेटर वैदिक पीरियड, जो अर्लियर वैदिक पीरियड है वहां पर हमने पढ़ा था कि जो वहां पर 4 वर्ण काम करते थे, ठीक है। मतलब 4 वर्ण कौन कौन से? वो डिपेंड करता था आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके प्रोफेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? ब्राह्मण वर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हेड ऑफ द सोसाइटी, और रिलीजियस सेरेमनी वर परफॉर्म बाय द ब्राह्मण्स, दे वर ऑल्सो द टीचर, गुरु एंड स्कॉलर, दस बोथ रिलीजन एंड एजुकेशन वन कंट्रोल बाय देम। अब सोशल केस में बात करें तो देखो, अभी हम लोगों ने, मैंने जस्ट आपको एक बात बताई थी कि राजा ने अपने पावर स्ट्रेटन के लिए जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसे ज्यादा बढ़ाने देने लगे। अब वो ज्यादा करने लगे तो डेफिनेटली ब्राह्मण का काम बढ़ रहा है, तो ब्राह्मण के हाथ में अब सारे जितनी भी रिलीजियस स्पिरिचुअल जो भी एक्टिविटी होती थी सोसाइटी की, तो ये उसके हेड बन गए। जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज हो रही है वो ब्राह्मण द्वारा परफॉर्म की जा रही है। ये साथ ही साथ टीचर थे, गुरु थे, स्कॉलर थे। तो रिलीजन और एजुकेशन जो है, रिलीजन एंड एजुकेशन बोथ आर कंट्रोल, ठीक है, बोथ वर कंट्रोल बाय देम, ठीक है, बोथ वर है, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो बोथ वर कंट्रोल बाय देम, तो ये इनके हाथों में आ गया, ठीक है। जो पर्सन, जो वर्ण था, एक पर्सन था जो कि वर्ण, और ये वर्ण जो है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने बात की थी जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की।
ठीक है, हमने क्या बात की थी कि वहां पर कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर सकता है और वो कहला सकता है। अगर मैं ब्राह्मण का काम कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, अगर मैं आर्मी में हूँ तो मैं क्षत्रिय, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं वैश्य हूँ, अगर मैं कोई मैनुअल वर्क कर रही हूँ तो मैं शूद्र हूँ, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि अब यहाँ से कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। उस टाइम में कोई भी कुछ भी काम कर सकता था। हमने एक फैमिली वाला पढ़ा था कि मैं पोएट हूँ, मेरे फादर जो है वो फिजिशियन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो काम है वो कास्ट के हिसाब से जो है वो बढ़ने लगे। क्षत्रिय जो है वो वरीयन एंड सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुपरवाइज करते थे। वैश्य जो है वो एग्रीकल्चर क्राफ्ट ट्रेड देखते थे। शूद्र जो है वो जितनी भी बॉटम जिनके जो तीनों हैं उनके जितने भी काम है वो सर्व करते थे, ठीक है। अब जो वर्ण सिस्टम है वो हेरिडिटरी बन चुका था। मतलब अब यहाँ से क्या हो रहा है कि सभी लोग जो है वो मतलब इसी के हिसाब से, अगर कोई वर्ण में जन्म वैश्य में जन्म ले रहा है तो वो वैश्य ही कहलाएगा, कोई शूद्र में जन्म ले रहा है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है। अगर ये क्षत्रिय है और इसका बेटा जन्म ले रहा है तो ये क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि ये इसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। कि मैं भले क्षत्रिय का बेटा हूं लेकिन मैं वैश्य बनना चाहता हूं, मैं शूद्र या मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं, तो यहाँ पर ये चीज शुरू हो जाती है। और यहाँ पे शूद्र जो है इनकी पोजीशन जो है वो सोसाइटी में और ज्यादा डिग्रेडेड होती है, बहुत ज्यादा गिरते जाती है, क्योंकि इनका सबसे लो कैटेगरी का वर्क था। मतलब मैनुअल वर्क कर रहे थे, ये अपनी सर्विस सर्व कर रहे थे दूसरों को। तो यहाँ से शुरू होती है इनकी जो मतलब अपगति बोलते हैं ना, मतलब इनका जो परफॉर्मेंस गिरना या इनकी जो पोजीशन खराब होना, तो वो इस टाइम से यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाती है, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो अब हम याद करते हैं। देखो आश्रम्स के बारे में पढ़े तो आश्रम वही होता है ना, मतलब पहले उस वक्त यहाँ पर जो आश्रम का नाम यूज किया गया है, तो यहाँ पे वो आश्रम है जिसको, ठीक है, पहले एक आश्रम वो होता है जहां पर आप स्कूलिंग करने के लिए जाते हो, मतलब इन ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल टाइम में जो ओल्ड एरा थी, तो उस टाइम में जब आप स्कूल जाते थे तो उसे आश्रम कहते थे। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप वहां रहेंगे और वहां पर जितनी भी आपकी स्कूलिंग होती थी वो हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो वैदिक ट्रेडिशन है, तो वैदिक ट्रेडिशन में जो ह्यूमन लाइफ है, ये मेंस लाइफ है, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। और उन 4 पार्ट्स को कहा गया है आश्रम। क्लियर, मतलब एक इंसान जो है बर्थ टू डेथ, तो इस दौरान उसकी जो लाइफ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि सपोज मान लो एक इंसान जो है उस टाइम, बोल रही हूँ मैं, उस टाइम 100 साल तक के जीता था, राइट। उस टाइम की एज ही थी इतनी कि वो 100 साल तक के जिया करते थे। हाँ जी, तो ये 100 इयर्स हुआ करते थे, तो इस 100 ईयर को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इन्हें ही हमने आश्रम कहा है। अब ये शुरुआत में कहते हैं कि जो सबसे पहले आपका जीवन शुरू होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का, मतलब इस दौरान आपको अपना ब्रह्मचर्य जो है वो फॉलो करना है। मतलब 0 to 25 की एज में, मतलब आप यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जीवन फॉलो करेंगे। और इसके साथ में आई थिंक मैं थोड़ा एज का रिस्ट्रिक्शन, मतलब थोड़ा डाउट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आपकी स्टूडेंट लाइफ होंगी या आपका ब्रह्मचर्य होगा, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट वाला आता है गृहस्थ जीवन, ठीक है। अब गृहस्थ जीवन में आप क्या करेंगे, आप जितनी भी लाइफ की आपकी ड्यूटीज है, ठीक है, ड्यूटीज फॉर योर फादर, आप योर फैमिली, ठीक है, वो सारी फुलफिल करेंगे। हाउस होल्डर वाली जो जितनी भी ड्यूटीज है वो फुलफिल करेंगे, मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है आपकी आपकी फैमिली के लिए या अपनी लाइफ के लिए, तो वो सारी ड्यूटीज आप अपने गृहस्थ जीवन में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में आता है वन्यप्रस्थ। अब वनप्रस्थ वो फेज होता है जहां पर जो मैन है स्लोली डिबेच हिमसेल्फ फ्रॉम द फैमिली ड्यूटीज एंड फेसेस देम ऑन द नेक्स्ट जनरेशन एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग द लाइफ ऑफ अ हार्मी। मतलब वो दूसरों को देना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर 75 से शुरू होता है उसका 75 to 100 जो है, यहाँ पर शुरू होता है उसका संन्यास वाला एज, ठीक है। यहाँ पर तो ज्यादा वृद्ध हो जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर वृद्ध हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वो संन्यास ले रहा है, मतलब वो अपने आप को सभी चीजों से मुक्त कर लेगा। और यही फेज उसकी लाइफ का लास्ट फेज होता है जहां पर वो भगवान के ऊपर वो डिवोट हो जाएगा, डिवोट हिमसेल्फ टू मेडिटेशन और प्रेयर्स। वो अपने आप को मतलब क्या करेगा, रिलीजियस बना लेगा, डिवोट कर देगा टू गॉड,
ठीक है, टू मेडिटेट, टू प्रेयर, इन सारी चीजों के लिए। द लास्ट स्टेज ऑफ मेन्स लाइफ व्हेन ही गिव्स अप, वो सारी चीजों से गिव्स अप कर लेगा, ऑल वर्ल्डली प्रेशर एंड ऑफ्टन रिटायर टू द फॉरेस्ट एंड फुली डिवोट हिमसेल्फ टू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। तो इस तरीके से एक इंसान की एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक के चलती है। तो हमारे वैदिक पीरियड में ना इन सारी चीजों को भी दिया गया है कि भाई इतनी ही लाइफ बनती है आपकी, और आपकी डिसाइडेड है कि आप कहाँ पे कौन कौन से काम करने वाले हो। अब एक दूसरी एज आती है। अब इस एज में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉपर को यूज करना सीखा, राइट। हमने यहाँ पर जो नियोलिथिक एज है उसके बाद से हमने जो आगे की एज है, द पीरियड आफ्टर द नियोलिथिक एज केम टू बी नोन एज द चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉपर जो है उसको वाइडली यूज करना सीखा, और हमारे जो स्टोन है टीनी इम्प्लीमेंट भी हमने वहां पर किए। द चाल्कोलिथिक कल्चर इंक्लूड नॉन अर्बन एंड नॉन हरप्पन कल्चर विच मेड देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन इंडिया अराउंड 2000 BC. They lived in rectangular and circular houses made of mud. ठीक है, जो चारकोलिथिक एज है उस टाइम में ये हुआ था कि मतलब यह चारकोलिथिक एज को आप ताम्र पाषाणकालीन युग भी कह सकते हो, जहां पे आप स्टोन और जो कॉपर है इन दोनों का मिक्स यूज कर रहे हो। कॉपर वॉज वाइडली यूज्ड अलोंग विथ द अदर टीनी स्टोन इम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब छोटे इम्प्लीमेंट आप किसको कर रहे हो, स्टोन्स को भी यूज कर रहे हो और साथ में आप कॉपर भी यूज कर रहे हो, तो बस इसे ही चारकोलिथिक एज जो है उसके नाम से कहा गया, राइट। अब हम चारकोलिथिक में आगे बढ़े तो हमारे पास, और ये एज कहाँ तक की थी, मतलब 2000 BC, राइट। हमने 15 से अभी पढ़ा है, तो चारकोलिथिक एज जो है इसके ड्यूरिंग थी। ठीक है, मतलब ये जो ड्यूरेशन था वो, और नियोलिथिक के बाद में एज आती है उसे ही हम चारकोलिथिक एज जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसे जो बड़े बड़े जो मेगास्थनीज है वो मिले। ठीक है, द आर्कियोलॉजिक डिस्कवरीज गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। जो डेड बॉडीज होती है उसके डिस्पोजल की हमने नियोलिथिक एज में भी पढ़ा था कि जो डेथ और बर्थ है उससे अनजान था नियोलिथिक मैन। ठीक है, वो इस सिस्टम से ही अनजान था कि भाई वो एक लाइफ जी रहा है और सडन उसके बीच से एक इंसान जो है वो खत्म हो रहा है। अब वो इंसान खत्म हो रहा है तो क्यूरियस था माइंड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन जो है वो हमेशा क्यूरियोसिटी उसके माइंड में हमेशा ही होती है, और इसी क्यूरियोसिटी का फल है या रिजल्ट है, आप बोल सकते हो कि हमने इतनी प्रोग्रेस की है। तो सिमिलरली वो जो क्यूरियोसिटी थी जो डेथ में थी, नहीं पता था डेथ क्या होती है, तो उस इंसान ने बॉडीज को बर्न करना स्टार्ट किया। ठीक है, बर्न करने में भी उतना मजा, मतलब वो चीजें जो है क्यूरियोसिटीज वो खत्म नहीं हो रही थी, तो इंसान ने क्या किया, जो नियोलिथिक मैन था उसने इन्हें क्या करना शुरू किया, दफनाना शुरू किया। ठीक है, बॉडी को जो है वो डिस्पोजल का जो एक तरीका था उसका ये था कि वो दफना देता था, लेकिन उसके साथ में उसके जो भी क्राफ्ट्स होते थे, जो भी पॉटरी या कोई मेटल हुआ या कोई भी डिजाइन हुआ जो भी उसने बनाया है, ठीक है, जो ज्वेलरी कुछ भी, वो बॉडी के साथ में उसको वहां पर दफना दिया करता था। ठीक है, जो बहुत टाइम बाद में हमें वो मिली है। ठीक है, हमने वो कई बार कुत्तों के अवशेष, मतलब कोई भी जानवर हो, कोई पॉटरी हो या कोई भी उस टाइम का कोई भी एलिमेंट हो, उसे वो दफना देता था। तो ऐसा ही हुआ मेगालिथीज में। तो मेगालिथीज में क्या होता था, रिमेन ऑफ द डेड बॉडीज हैव बीन एक्सवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो बड़े बड़े पाषाण जो पत्थर के टीले होते हैं वहां पर, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो डेड बॉडीज है उसके साथ में कोई ना कोई जो कुछ भी, मतलब कोई भी पॉटरी हुई, कोई भी मेटल हुआ, तो वो उसके साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, इन मेगालिथी ये हो गया। द गुड फाउंड buried along the with the dead bodies such as their belonging give us a lot of information about the चाल्कोलिथिक कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसके बारे में देते हैं। इन द सेम टाइम, मतलब ये हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के पैरेलल, क्योंकि भाई हम यहाँ पर चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं तो दुनिया में भी बहुत सारी चीजें उसी टाइम चल रही थी। तो जब वैदिक पीरियड हम इंडिया में देख रहे थे, ठीक है, मतलब जब यहाँ पे फ्लोरिशिंग इन इंडिया था, तो इजिप्ट में भी हमने बहुत सारे एविडेंस वहां पे भी फाइंड किए। ठीक है, वी फाइंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग के एविडेंस होते हैं वो वाले हमने अभी तक के देखा था। नियोलिथिक मैन में भी ये हो रहा था कि लोगों ने क्या किया था, चीजों को
ड्रॉ करना शुरू किया था। हमने लिखने वाली बात नहीं की थी, हमने ड्राइंग वाली देखी थी। जैसे कि हम भीमबेटका वगैरह में भी देख सकते हैं कि वहां पर भी बहुत सारी चीजें उस टाइम में चारकोलिथिक एज की चीजें हैं इन एमपी, ठीक है। लेकिन इजिप्ट में क्या हुआ था, वहां पर फर्स्ट एविडेंस मिला राइटिंग का। जो अर्लियर इजिप्टियंस थे उन्होंने पिक्चर्स को यूज किया, सिंबल्स को यूज किया लिखने का, और उनकी जो मतलब जो मीटिंग थी वो स्कैड राइटिंग जो थी, तो वो ब्लैक और रेड लिंक के बीच में लिखते थे, ठीक है। उन्होंने जहां पे भी उनकी जो लिखी वाली चीजें मिली है, इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इनके स्तूप भी मिले हैं, ठीक है। सिंबल्स इनके साथ में, पिक्चर्स और सिंबल्स के साथ साथ में इनकी इमारतें भी मिली हुई है। तो इनकी जो लिंक मिली वो हमें किस कलर में मिली, ब्लैक और रेड। अब आप कहेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लिंक के साथ में भी बात कर रहे हैं। तो भाई जब हम हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा खोदाबीनी नहीं करते हैं, तो इवन एक छोटा जो एक सिंबल भी मिला होता है ना, तो वो भी बहुत मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग हैव बी फाउंड कर्व्ड ऑन द टेम्पल, टॉम्स एंड स्टेट मोन्यूमेंट्स, इन सारी चीजों पे भी है देखने को मिला। और राइटिंग इस तरीके की, वहां की जो राइटिंग थी वो जो शार्प रीड है उसके ऊपर, मतलब यूजिंग अ शार्प रीड उसके से डन की गई थी, वो मिली है। और मोस्टली क्या होते थे, जितने प्रीस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, तो उन्हें अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो लिखने के लिए इन्हें अपनी राइटिंग की नीड पड़ती थी, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए। जितने प्रीस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, तो इनके लिए वो रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए शायद वहीं से शुरुआत हुई है राइटिंग की। तो लेटर्स भी सेंड करने होते थे, तो राइटिंग जो है वो उनके द्वारा डन होती थी। एक पेपरस करके एक पेपर होता है, ठीक है, काइंड ऑफ पेपर मेड फ्रॉम द लोकली अवेलेबल पेपरस प्लांट, ठीक है। ये जो राइटिंग है उसके ऊपर डन की जाती थी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक एज। वैदिक एज में आज हमने बहुत सारी चीजें जो है, अर्लियर वैदिक जो है वो, जो आफ्टर वैदिक है, मींस जो लेटर वैदिक है वो भी डन किया, और साथ में कुछ जो राइटिंग की स्टार्टिंग हुई थी वो वाली चीज भी देख लिए है। आई थिंक लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने ओरली ही आपको एक्सप्लेन की है, उसे मतलब ऑन बोर्ड नहीं बताया है ड्यू टू सम रीजंस। मतलब आपको पता है कि थोड़ा पेन टेप जो है वो दिक्कत कर रहा था, बट आई थिंक आपको समझ में आया हो। उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू वैदिक एज शुरू से आखिरी तक के, तो हम वो डाउट खत्म करने के लिए रेडी है। बस आपको अपना डाउट कमेंट में लिख के बताना है और बस रिवाइज करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप स्टोरी समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को समझे, और जब समझ के आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।